दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रिद्धिमा सर्राफ जी, जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, बुक्स भी लिखती हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। वहां पे उनका कार्य क्षेत्र है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आर्ट की फील्ड से, साहित्य की फील्ड से हम बात करेंगे। आज वो लखनऊ में हैं, तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसा आपका शुरुआत रही? पेंटिंग से आपने शुरू किया या साहित्य से? मैंने पेंटिंग से शुरुआत की। हाँ। मैं बचपन से ही कला को लेके अनुरागी रही। मेरे पिताजी ने एक बार, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक कि मैं 5-6 साल की रही होंगी, तब एक हनुमान जी का पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा। और वो पहली मेरी याद है जब मुझे कला के प्रति अनुराग महसूस हुआ और मैंने लगातार फिर पोर्ट्रेट्स और वो सब बनाना शुरू किया। लगभग मेरी हर नोटबुक में बहुत सारी पोर्ट्रेट्स और बहुत सारा कुछ आर्ट बना रहता था, क्योंकि जब भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। अच्छा। ऐसा हो गया था। लेकिन क्योंकि मैं हाथरस में बॉर्न बॉटअप हूँ, वहाँ आर्ट का इतना था नहीं उस समय। फिर जब मैं बाद में वृंदावन आती थी तब मैं वहाँ बहुत सारी कलाकृतियाँ देखती थी, तो मैंने वहाँ से फिर तंजोर सीखा। अच्छा। फिर तंजोर मेरा बहुत पसंद किया गया और बहुत उसमें भावों की अनुरक्ति रही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वो एक क्राफ्ट था। आर्ट में हर आर्ट वर्क नया, हर चीज़ नई होती है, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं हो पा रही थी। फिर जब मैं दिल्ली आई तो मैं त्रिवेणी कला संगम गई और वहाँ मैंने देखा कि आर्ट क्या चीज़ होती है। नई नई गैलरीज और एग्जीबिशंस में गई। तब फिर मैंने त्रिवेणी कला संगम में संजय रॉय आर्टिस्ट हैं और आर्ट टीचर भी हैं, उनसे कंटेम्प्रेरी आर्ट की शिक्षा ली। वहाँ से मेरी कंटेम्प्रेरी आर्ट की जर्नी शुरू हुई। अभी मैं वर्तमान में ललित कला का एक रीजनल सेंटर गढ़ी है, वहाँ दिल्ली में कार्यरत हूँ। अच्छा। और इसी तरह से मेरा चल रहा है। मेरा स्टूडियो वही है। उसके अलावा आर्टिस्ट अपना घर पे भी करता है, इधर उधर भी करता है, वो सब अलग है। तो ये तो आर्ट का था। फिर लेखन में आप राइटिंग में कैसे गई? आपने पोएम बुक्स भी लिखी, स्टोरी बुक्स भी लिखी, गीता का भी अनुवाद किया। हाँ, ये भी मेरा पहले से था, पर बहुत सूक्ष्म रूप से था। मैं नॉर्मली डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें जो कोट बोलने होते थे वो मैं खुद ही लिखती थी। अच्छा। उसकी पोइट्रीज खुद ही लिखती थी। फिर जब मुझे नेशनल फेलोशिप मिली CCRT से, तब मैंने पहली बार एक बुक, प्रॉपर बुक लिखी, भक्ति मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट। अच्छा। तो उस रिसर्च के दौरान मेरा लेखन का एक अभ्यास और पढ़ने का अभ्यास बना, और वो मुझे इंस्पायर करता रहा कि मैं और लिखूं और समझूं, आर्ट के विषय में और खंगालूं। लेकिन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्पिरिचुअल परिवार को लेकर के है, तो मैं लगातार हमारे शास्त्र और पुराण पढ़ती रहती हूँ। तो उसी दौरान कोई ईश्वर की प्रेरणा से मैंने गीता का एक डिटेल लिखी, और वो गीता, संपूर्ण गीता सिर्फ 108 वर्सेस में है। अच्छा। पूरी गीता को आप 108 वर्सेस, क्योंकि बहुत छोटा हो गया तो आप आसानी से उसे समझ पाएंगे। उसके हर, हाँ जी, हर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो वो गीता नित्य पाठ के नाम से पब्लिश हुई। और इसके अलावा बीच में मैंने नोशन प्रेस से एक अपनी किरदार के नाम से बुक निकाली, एक नॉलिना नाइट के नाम से एक छोटी स्टोरी बुक निकाली। तो उसके बाद मैं साहित्य कला की तरफ से एक फेलोशिप मिली, तो उसमें मैंने कनेक्शन ऑफ आर्ट, साइंस एंड लाइफ करके एक रिसर्च की, तो वो भी बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसकी एग्जीबिशन भी लास्ट ईयर ही हुई थी और वो बहुत सक्सेसफुल रही। अच्छा। जहाँ आजकल प्रिंट जो मीडिया है वो एक संकट के दौर में है, लोग किताबें कम पढ़ रहे हैं, पेंटिंग को भी उतना नहीं पसंद कर रहे हैं। जो ओरिजिनल पेंटिंग्स होती हैं वो कॉपी निकाल लेते हैं, फ़ोटो निकाल लेते हैं। इस दौर में इसका भविष्य कैसे देखती है? देखिए, जो एक बार कला से जुड़ गया वो महसूस कर लेता है कि कला क्या है। फिर वो
वो ऐसा कुआं है जिसमें आप गिर गए तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर आप इधर उधर नहीं जाएंगे। हाँ, तो वो फीलिंग ही अलग है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो कह सकते हैं कि लोगों को महंगा लगता है, लेकिन एक कलाकार अपने को गला करके कोई कला निकाल रहा है, कोई एक अशार लिख रहा है, कोई एक किताब लिख रहा है, तो उसका मूल्य बहुमूल्य होता है, पर फिर भी उसका कुछ मूल्य है तो सोसाइटी को देना चाहिए या समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू है। क्योंकि एक कला अगर आपके कमरे में लगी हुई है तो उसका असर आपकी पीढ़ियों पर पड़ेगा, वो ग्रो करेगी, लेकिन उसका महत्व समझने की ज़रूरत तो पहले होगी ही आपको। अच्छा, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे जिनके बच्चे इन फील्ड में काम करना चाहते हैं। हाँ। कैसे आपको लगता है कि ये बच्चा इस फील्ड में जाए तो अच्छा होगा और वहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट होगा? एक्चुअली हर किसी के अपने स्ट्रोक्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक फैशन डिज़ाइनर के आर्ट स्ट्रोक कुछ खिंचे हुए अलग स्ट्रोक होते हैं, आर्किटेक्ट के स्ट्रोक एकदम अलग होंगे, कुछ फोक आर्टिस्ट के स्ट्रोक एकदम अलग होंगे। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो नॉर्मली मैं उनसे कहती हूँ कि एक स्केच बना के दिखाओ। वो अपना जब फ़ोन पे मुझे दिखा रहे होते हैं तो वो मैं उनसे कहती हूँ नहीं ये पायरेटेड हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है पायरेटेड क्या होता है, पायरेटेड क्या होता है और मेरे को क्यों कह रहे हैं ऐसा। मैं कहती हूँ नहीं तुम एक बना के दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ। फिर वो बनाते हैं, तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि देखो आप अप्लाइड आर्ट में जा सकते हो, उसमें ये आपके स्ट्रोक्स फैशन डिज़ाइन को डिनोट करते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। प्लस हमारे यहाँ जो एक अभी इन दिनों चला हुआ है NFT, तो उसका स्कोप मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और उससे सच मानो तो थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि हमारी कैनवस मीडिया जो एक्चुअल आर्ट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है भविष्य में। अभी तो क्या है कि एक्चुअल आर्ट को NFT एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, NFT डिजिटल आर्ट को ही एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं उन बच्चों को दोनों तरह से कहती हूँ कि आपका इसमें स्कोप भी बनेगा और आप आर्ट भी आगे ले जा पाएंगे और नया कुछ कर पाएंगे इस फील्ड में। तो उन्हें तुरंत क्लिक करती है मेरी बात, क्योंकि वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ मेरा ये स्ट्रोक इसका है, जबकि वो खुद कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं आभास होता है अंदर से कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है। और तुरंत उन्हें मेरे बिना बोले समझ में भी आ जाता है कि क्यों ये मेरे पुराने की उनको कह रही थी कि पायरेटेड है। जब उन्हें लगता है कि ये नया स्ट्रोक है, चाहे वो कुछ भी देख के बना रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रोक में जब मैं उनको कहती हूँ ये स्ट्रोक इससे रिलेट करता है, तो उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि वो पायरेटेड क्यों था। अच्छा, जब आप लोगों ने शुरू किया था और आज अवसर तो बढ़े हैं, आर्ट के तमाम आयाम हो गए हैं, तो कैरियर के हिसाब से ये कितना ब्राइट है? देखिए, स्ट्रगल तो किसी भी आर्ट फील्ड में होती है, पर विजुअल आर्टिस्ट के साथ एक कारण ये है कि वो कैनवस खरीदेगा, वो ब्रश खरीदेगा, पेंट खरीदेगा और बरसों बरस साधना करेगा और उसे घर में नहीं रख सकता है, वो उसकी एग्जीबिशन भी करेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग के साथ साथ एक बहुत मनी टेकिंग भी है। उसके बाद में भी आज जैसे मेरे को 15-20 साल हो गए, तब भी आज भी मैं अगर मेरे पास में 10 लाख होते हैं तो मेरे पास तुरंत प्लान है कि मैं जा कर के विदेश में यहाँ एग्जीबिशन करूँगी। करियर का प्लान इसी तरह से होता है। तो आर्ट फील्ड के लिए सब कुछ चैलेंजिंग तो होता ही है, और क्योंकि आज का दौर डिजिटल दौर होता जा रहा है, तो कभी कभी लगता भी है कि लोग बायर्स सब शिफ्ट हो रहे हैं, वो एक्चुअल आर्ट के एसेंस को ले ही नहीं पा रहे हैं। और उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, क्योंकि हम एक्चुअल आर्ट दे भी नहीं पा रहे हैं शायद। तो लेकिन उसकी फीलिंग अलग होती है। एक सोलो शो में आप जाएं और उस आर्टिस्ट के उस आर्ट एक टाइम फ्रेम के आर्ट वर्क को अगर आप देखेंगे तो फीलिंग अंदर तक जाती है। लेकिन आर्टिस्ट तो सफल वही हो सकता है जो आर्टिस्ट होता है। आप जो कह रहे हैं कैनवास, डिजिटल, ये तो एक मीडियम हो गए ना? जी बिल्कुल, मीडियम तो हो गए, लेकिन समय क्या कह रहा है ये हम बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आज अगर फर्ज कीजिए मैं किसी पेंटिंग का 3 लाख रुपया मांगती हूँ, तो लोगों को उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दिखने लगती है कि कितनी है।
तो ये एक बड़ा आर्ट के साथ में अजीब सा वो स्ट्रगल चलता है कि आर्टिस्ट की जर्नी को देखने की बजाय उसकी एक पेंटिंग की कॉस्ट को देखना बड़ा उसको समझ चाहिए उसके लिए। जैसे हम घर में भी किसी के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तब हम उसको समझ पाते हैं। सेम आर्ट के साथ भी है, आपको उस आर्टिस्ट के साथ, उस आर्ट वर्क के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब समझ आएगा वो। तब समझ में आएगा। मतलब आर्टिस्ट खुद भी कहेगा तो आपको लगेगा कि क्या कह रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ये है वो है, लेकिन आप थोड़ी देर आर्ट के साथ बैठिए, आपको फील खुद आ जाएगा। मतलब हम आर्टिस्ट हैं तो हमें ऐसे ही लगता है। कुछ और बात जो हम लोगों की बातचीत में रह गई हो, कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहूँगी कि कला आपको खुद सिखाती है कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है। थोड़ा आर्टिस्ट को भी कला के साथ जुड़ना चाहिए बजाय फैशन के साथ जुड़ने के। और ये एक साधना है और इसके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। 20 साल हो गए या 25 साल हो गए या 50 साल हो गए, ये इसकी सही पैमाना नहीं है। हमने कितनी यात्रा की है यही इसका पैमाना है। तो मेरा तो अपने ही लिए शिक्षा रहती है कि मैं सब्र के साथ चलती रहूं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और कई बार आपकी एक जो आर्ट है, एक कृति जो है, आपको फेमस कर देती है। हाँ, ये तो है। ये जैसे डिजिटल मीडिया में क्या चल जाएगा कुछ पता नहीं है, वैसे ही आर्ट में भी है कहीं ना कहीं कि कोई एक चीज़, जैसे अब लता मंगेशकर का कोई एक गाना ऐसा चला कि दूसरे गाने, ऐसा नहीं है कि लता मंगेशकर ने दूसरे गानों में अपनी जान नहीं लगाई थी, लेकिन कोई एक गाना लोगों को पसंद आया, जो लोगों को भी पसंद आया और कोई एक गाना ऐसा बन गया। ऊपर वाले की भी कुछ वो होती है कि आर्टिस्ट खुद उसको नहीं कर रहा होता है, ऊपर वाला उससे वो काम करवा रहा होता है। तो ऐसा कुछ भी कभी कभी ऊपर वाले की उससे होता है कि आप, इसीलिए कहा जाता है धैर्य रखिए। हाँ, ये कला धैर्य आपका वक्त भी आएगा। हाँ, कला धैर्य का ही विषय है। तो बहुत शुक्रिया रिद्धिमा जी। बहुत आपका भी शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं। कला के बारे में आज विस्तार से रिद्धिमा जी ने बताया। आप लोग भी समझिए और कोशिश कीजिए कि जो पेंटिंग है उनको ओरिजिनल रूप में ही प्रयोग करिए। समाज को भी एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तभी कला आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जी, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।